नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही प्रासंगिक, समसामयिक और ज्वलंत विषय पर अपनी तरफ से संबोधित करने के लिए, अपनी तरफ से कुछ बताने के लिए उपस्थित हूँ। ये ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन इसकी प्रासंगिकता देश काल की सीमा से परे है। साथियों, मैं मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। मानवाधिकार है क्या, ये सवाल उठता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानवाधिकार अर्थात ऐसे अधिकार जो हमें मनुष्य मात्र होने के कारण प्रदत्त है, जो देश काल समय की सीमा से परे है, यानी कि जिन्हें हमें हर समय, हर देश में, हर परिस्थिति में प्राप्त हो, वह हमारे मानवाधिकार है। मानवाधिकार अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इसका इतिहास हम बहुत पुराने काल में जाने पर अपने देश में, अपनी देश की जो संस्कृति रही है उसमें इसकी जड़ें पाएंगे। संस्कृत के श्लोक अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानने की परिकल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने सहस्राब्दियों पूर्व की थी। तो सहस्राब्दियों पूर्व से ही इसका मतलब मानवाधिकार पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में समादृत थे, समाहित थे और पूरी तरह से अपने स्तर पर मैं कहूँगा प्रयुक्त भी थे। उन्हीं मानवाधिकारों को जब हम आधुनिक परिस्थितियों में देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मानव जाति के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 भीषण युद्ध हुए। इतिहास का छात्र होने के कारण उनके बारे में काफ़ी गहराई से मैं जानता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 18 तक चला, फिर वर्साई की संधि से 1919 के आसपास समाप्ति तक, और उसके पश्चात दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। और दूसरे विश्व युद्ध का भी बहुत दुखद अंत हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम हमले और उससे उत्पन्न विभीषिका के साथ हुआ। तो इन 2 विश्व युद्धों ने, जिनके दावानल ने संपूर्ण मानवता को असमय काल कवलित करने का खतरा उत्पन्न कर दिया था, जिसके दावानल के प्रभाव में लाखों लोग मारे गए थे, बेघर हो गए थे। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों ने एक नया प्रयास किया, और उसी कड़ी में हम जानते हैं कि सभी लोगों के, चूंकि मानवता इसके पहले दोनों विश्व युद्धों में कराह चुकी थी, तो सभी लोगों को मानव मात्र होने के कारण जो अधिकार प्रदत्त होने चाहिए उनको सूचीबद्ध करके 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का चार्टर घोषित किया। मानवाधिकारों के इस चार्टर में 30 अनुच्छेद थे, जिनका अगर मैं मूलांश कहूं तो मूल यही था कि मनुष्य मात्र होने के कारण जो 30 अधिकार हर अनुच्छेद में पृथक पृथक प्रदत्त किए गए, जो देश काल परिस्थिति से परे, देश काल की भौगोलिक सीमाओं से परे सभी मनुष्यों के लिए हर जगह लागू थे, उनको लागू किया गया। और उन्हीं को हमारे भारतीय संविधान में भी काफ़ी कुछ अंगीकार किया गया है, कुछ नए भी मानवाधिकार जोड़े गए हैं। जब हम
मानवाधिकारों की परिभाषा को और ज्यादा गहराई से देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से हमारे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो हमारे देश में मानवाधिकार की आयोग की स्थापना 1993 में उसके साथ लागू हुआ, उसमें परिभाषा दी गई है कि मानवाधिकार क्या है। बताया गया है कि मानवाधिकार से अभिप्राय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतर्राष्ट्रीय करारों में सन्निहित हैं और हमारे देश में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब बहुत स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, समानता व गरिमा को संरक्षित करने वाले अधिकार मानवाधिकार हैं, चाहे वह हमारे संविधान में उनका उल्लेख है या अंतर्राष्ट्रीय करारों या संधियों में है, और जो हमारे देश में न्यायालय द्वारा प्राप्त कराए जा सकते हैं। प्रवर्तनीय का अर्थ है कि अगर हमारे मानवाधिकारों का कोई अतिक्रमण कर सकता है तो माननीय न्यायालय द्वारा हम वहां पर अपील कर वहां तक अपनी बात पहुंचाकर अपने उन अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। मानवाधिकारों के बारे में जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये ऐसे हकदार हैं, हम सभी लोग इनके प्रति, यानी प्रत्येक मनुष्य जो प्राणी मात्र होने के कारण इन मानवाधिकारों के प्रति हकदार है, वो हमारे अपने मनुष्य होने मात्र की प्रकृति में निहित हैं। यानी बाय डिफॉल्ट हम मनुष्य हैं, इस कारण ये हमें प्राप्त हैं। किसी रीत रिवाज, परंपरा, कानून, राज्य शासक द्वारा ये प्रदत्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे व्यक्तित्व का विकास मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। यानी बिना मानवाधिकारों के कोई भी मानव अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और ये प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, रंग, धर्म व भाषा से ही क्यों संबंध न रखता हो। और मानव की गरिमा भी मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो, युद्धबंदी हो, अभियुक्त हो या कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, मानवाधिकार सबको हर स्थिति में समान रूप से प्रदत्त है। हम सभी जानते हैं अनेक प्रकार के हमारे मानवाधिकार होते हैं। उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक बहुत सारे अधिकार हैं जो हमारे देश में हमें मूलाधिकारों के रूप में भी काफ़ी कुछ प्रदत्त हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो भारतीय संविधान में मूलाधिकार दिए गए हैं, वो काफ़ी कुछ हमारे मानवाधिकारों की भी श्रेणी को पूरी तरह से कवर करते हैं। कुछ मैं कहूँगा कि मानवाधिकारों का दायरा समय, देश, काल एवं परिस्थिति के साथ जैसे जैसे हम विकास के नए सोपान पर पहुंच रहे हैं, उनका दायरा विस्तृत होता जा रहा है। उसी कड़ी में आज की डेट में हम देखेंगे तो सूचना का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो समय के साथ साथ भारतीय संविधान की व्याख्या के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा छोड़े गए हैं, और एक सभ्य सुशिक्षित समाज ने इनका पूरी तरह से स्वागत किया है। यानी ये मानव मात्र की गरिमा और उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं से और ज़्यादा सकारात्मक रूप से मजबूत करने वाले तत्व सिद्ध हुए हैं। साथियों, अब हम मानवाधिकारों के बारे में जब डिटेल में अगर जाएं, इनमें है क्या, जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हमने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को की, तो हम बहुत ब्रीफ में इन 30 मुख्य अधिकारों के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं।
जन्मजात स्वतंत्र और समान हैं और बुद्धि एवं अंतर चेतना से भी सभी अपने आप प्रदत्त हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 2 कहता है कि इस घोषणा पत्र में जितने भी अधिकार और स्वतंत्रताएं अभिलिखित हैं वह सभी मूल वंश, धर्म, लिंग, भाषा, राजनैतिक विचार, राष्ट्र, समाज, उद्भव, संपत्ति, जन्म, इन सब से परे सबको समान रूप से प्रदत्त होंगी। यानी कि जितने भी इस चार्टर में मूलाधिकार के रूप में मानवाधिकार उल्लिखित हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को प्रदत्त हैं। अनुच्छेद 3 में प्रत्येक व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार उद्धृत है। अनुच्छेद 4 दास प्रथा का प्रतिषेध करता है, यानी कि विश्व के किसी भाग में कहीं भी किसी को दास या गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 5 किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की यातना न देने के बारे में कहता है और उससे क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 6 प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदत्त करता है। अनुच्छेद 7 उन्हीं बात को पुनः दोहराता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति बिना भेदभाव के समान हैं। अनुच्छेद 8 प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार है किसी भी देश में, उनके विरुद्ध अगर उनका वायलेशन होता है तो वो उनके विरुद्ध उपचार भी प्राप्त कर सकता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। हालांकि ये सभी को समान रूप से नहीं प्राप्त होते। एक उदाहरण द्वारा मैं समझाना चाहूँगा कि अगर भारत में मूलाधिकार प्राप्त हैं तो ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। विदेशी नागरिक को केवल मानवाधिकार के रूप में अधिकार प्राप्त होंगे, मूलाधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं, क्योंकि मूलाधिकार उस देश के नागरिक पर पूरी तरह लागू होते हैं। अनुच्छेद 9 व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या निर्वासित नहीं किया जा सकता, इसकी बात करता है। इसी प्रकार से 10 से लेकर के इसको हम, चूंकि सीरीज लंबी हो जाएगी, 31 तक हम कहें तो इसका कुल मिलाकर के निचोड़ यही है कि ये मानव मात्र के अधिकारों की बात करता है और मनुष्य मात्र होने के कारण जो अधिकार प्रदत्त हैं वो सबको मिले उनकी बात करता है। अब हम थोड़ा सा इसमें पुलिस के बारे में अपनी बात रखें, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे जगह पे जागरूकता के अभाव में, मैं कहूँगा अनभिज्ञता के कारण, और कभी कभी इस प्रकार से कथित रूप से पुलिस के ऊपर मानवाधिकारों के अतिक्रमण के आरोप लगते हैं। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मानवाधिकारों के बारे में सभी पुलिस कर्मियों को न केवल सम्यक प्रशिक्षण दिया जाता है, अपितु मानवाधिकारों के बारे में हमेशा जागरूक रहकर और उनका अनुपालन करने, उनको हमेशा आम नागरिकों के साथ, यहाँ तक कि चाहे वो कैदी ही क्यों न हो, उनके साथ भी मानवाधिकारों को पूरी तरह से संरक्षित करने और उनके मानवाधिकारों के किसी भी रूप में हनन न होने की बात हमेशा बताई जाती है। मानवाधिकारों के बारे में मैं इतना अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मानवाधिकार जो हर व्यक्ति को, इवन चाहे वह बंदी ही क्यों ना हो, पुलिस अभिरक्षा में भी क्यों ना लिया गया हो, उसको प्राप्त होते हैं, उनको हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि थाने पर भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो ये उसका राइट है, उसकी बात जो कहता है वो FIR पंजीकृत की जाती है। उचित धाराओं में पंजीकरण करने के पश्चात सबसे उल्लेखनीय बात है कि FIR की जो कॉपी है वो निःशुल्क थाना प्रभारी द्वारा जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, यानी आवेदक, शिकायतकर्ता या वादी जो हम कहें, उसको निःशुल्क उसकी कॉपी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ थाने पर लाए गए किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार
या किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना ये निषिद्ध है, किसी भी रूप में विधि विरुद्ध है, ऐसा नहीं किया जाता। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ दंडात्मक, विभागीय और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कभी भी पुलिस हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है और गिरफ्तारी का कारण बताने के साथ साथ अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से, यानी जिसको आप अधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट, वकील से परामर्श करने और उसके अपने प्रतिरक्षा के अधिकार से उसे किसी रूप में वंचित नहीं किया जाता। गिरफ्तार व्यक्ति को हर हाल में 24 घंटे के भीतर उस एरिया के, उस ज्यूरिसडिक्शन का जो एरिया है वहां के सक्षम न्यायालय में पेश किया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब भी थाने में रखा जाता है तो जो मानवाधिकारों के अनुक्रम में भोजन, पानी सहित सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार से हथकड़ी के बारे में भी बहुत स्पष्ट निर्देश है कि थाने में जो भी व्यक्ति रोका जाता है, सामान्य स्थितियों में व्यक्ति को न्यायालय में पेश करते समय हथकड़ी नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा गंभीर अपराध का कैदी है जो अभ्यस्त अपराधी है, जिसके पुलिस अभिरक्षा से भागने के प्रयास का इतिहास है, तो ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय से, यानी जो संबंधित न्यायालय है, उससे आदेश प्राप्त करके हथकड़ी लगाई जाती है। ये अपवादात्मक स्थितियों में गंभीर कैदियों के साथ जिनका पहले भागने का प्रयास या भाग जाने का इतिहास रहा या उनके ऊपर इस प्रकार के प्रयास की संभावना करने का अंदेशा हो, और वो भी सक्षम न्यायालय की सहमति से ही ऐसा होता है। पुलिस रिमांड में जो व्यक्ति लिए जाते हैं उनका 48 घंटे में चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होते हैं, जितना संबंधित मानवाधिकार हैं, उन सब का अनुपालन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती। यहां तक कि जो जमानती अपराध हैं, जमानती अपराधों में थाने से जमानत किए जाने का भी प्रावधान हमारे अपने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में विभागीय रूप में सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी महिला को थाने पर अकारण बुलाया या रोका नहीं जा सकता। सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय के पूर्व अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर महिला की गिरफ्तारी या पूछताछ करने से निषेध का भी प्रावधान है। थाने पर पूछताछ के दौरान किसी से भी अभद्र या ऐसी भाषा या जिसको कहें कि मानसिक रूप से प्रताड़ित या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, इससे पूरी तरह से बचने का, और अगर कोई ऐसा करता है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। साथियों, ये सारे मैं जो तथ्य बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे। ये कहेंगे कि नहीं, पुलिस इनका अनुपालन नहीं करती। कुछ लोग कहेंगे करती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह रहे हो नहीं करते। मेरा मानना है कि आप सभी को, हम सभी को, हम पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को भी और आपको भी इन्हें जानना चाहिए। जागरूकता ही सर्वश्रेष्ठ बचाव है। मैं पहले से भी कहता हूं, अगर आप जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति तो निश्चित रूप से आपको अधिकार प्रदत्त होंगे। किसी जगह अगर अधिकारों का वायलेशन होता है, आप जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से वायलेशन करने वाला, चाहे पुलिस वाला हो या आम पब्लिक, उस पर कार्रवाई होती है। और साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूँगा
कि अधिकारों के साथ साथ हमें अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अधिकार और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य, इनको आप एक ही गाड़ी के दो पहिए कह सकते हैं, एक रथ के दो पहिए कह लीजिए। एक भी पहिया अगर काम नहीं कर रहा है तो रथ नहीं चलेगा, चाहे जितना ही सजावटी क्यों ना हो। मतलब बहुत स्पष्ट है इसका। मैं दूसरे शब्दों में समझाऊंगा तो शायद सरल भाषा में समझ में आएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, योर फ्रीडम एंड्स व्हेयर माई नोज बिगिंस। यानी आपके अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जहां हमारी नाक शुरू होती है। मतलब आपके अधिकार की सीमा वही है जो दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमण ना कर रही हो। इसका समाधान क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो किसी का अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है, और जो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है वो किसी तीसरे या हमारे अधिकार की श्रेणी में आता है। तो हम सभी लोग केवल और केवल अगर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं तो हमारे अधिकार स्वतः हमें मिलते जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने दायित्वों के प्रति दायित्व बोध के भाव से मनसा वाचा कर्मणा जागरूक होंगे, उन्हें करेंगे, तो चूंकि हमारे ही दायित्व दूसरे के अधिकार हैं, और दूसरे भी जब अपने दायित्वों का पालन करेंगे तो उनके दायित्व हमारे अधिकार हैं। तो ये अन्योन्याश्रित संबंध है अधिकारों और कर्तव्यों में। इसीलिए गांधी जी ने इनके बारे में कहा था पहले भी कि जब हम अपने अधिकारों के पीछे भागेंगे तो कर्तव्य हमसे दूर भागेंगे, वो हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, कर्तव्य भी हमसे दूर रहेंगे। और जब हम केवल अपने कर्तव्य करते रहेंगे तो अधिकार हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे आ जाएगा, यानी हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम सभी अपने दायित्वों के प्रति सजग हों, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे हम पुलिस वाले, चाहे अन्य सारे लोग जो जहां भी हैं, उनके जो भी दायित्व हैं उनके प्रति सजग रहें, अपने दायित्वों की सम्यक प्रतिपूर्ति करें। निश्चित रूप से आपको अपने सारे अधिकार भी मिलेंगे। और मानवाधिकारों की बात जहाँ तक है तो मैं ये कहूँगा कि मानवाधिकार तो हमारे जीवन की प्राणवायु हैं, ऑक्सीजन है। उनके बिना जैसे हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं है, वैसे मानवाधिकारों के बिना मानव का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। तो मानवाधिकारों का अनुपालन हम सभी लोग अवश्य करें। इस बात को हम सब लोग अपने मन में दृढ़ संकल्प लें। जरूरी नहीं कि मानवाधिकार का पालन केवल पुलिस के लिए ही जरूरी है, आम लोगों के लिए भी मानवाधिकारों का पालन उतना ही आवश्यक है जितना हम पुलिस वालों के लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने और दूसरे सभी के मानवाधिकारों के बारे में जागरूक भी हों और उनका सम्मान भी करें। आज बस इतना ही। आगे फिर कभी मैं इनके बारे में कुछ और विस्तार से बातें करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।